So the last class we did with hybrid inheritance, which is the part of your practical board exam also. Now next is hierarchical inheritance. In hierarchical inheritance, if you can see, you have only one base class and you can have more than one derived class. So this is called parent-child relationship. So here where you can have more than one child. Okay. So if you are having more than one derived class, तो एक्सेस कैसे होगा बेस क्लास बी कैन ऑल्सो एक्सेस ए सी कैन ऑल्सो एक्सेस ए एंड डी कैन ऑल्सो एक्सेस ए बट द ऑब्जेक्ट ऑफ बी is used for this derived class only, and object of C can access C class only, and object of D can access D class. So object of B cannot access the cannot access this class. Okay, तो derived class जो है वो independent है, उनका सिर्फ कनेक्शन ए के साथ है, बी के साथ ए का कनेक्शन, सी के साथ ए का कनेक्शन, आपस में ए बी सी डी दे आर नॉट कनेक्टेड, तो दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो हिरारिकल में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी डिराइव क्लास हैं उन सबके अपने अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे अभी तक हमने जितना भी देखा, जो लास्ट डिराइव क्लास एक ही होती है और उसी का ऑब्जेक्ट है. But in this case, you have more than one derived class and they all are independent to each other and all are accessing base class A. So they should have their own object. So in hierarchical only, every derived class has its own object. Clear? So when derived class inherit only from single base class, it is known as hierarchical inheritance. तो सेम यू कैन ट्राई वन एग्जाम्पल. इस तरह से कोई भी एक एग्जाम्पल स्टूडेंट रोल नंबर मार्क्स के साथ आप कर सकते हैं. So I'm not going with the program, just the concept I'm giving you. What is inheritance? Hierarchical inheritance. The main question is what is inheritance? What are the different types of inheritance? So what is inheritance? Where you can give a syntax definition, or if you want you can give single level program example. सिंपल सा जो डिराइव क्लास का था ना, डिराइव वन में बेस क्लास का एक मेंबर फंक्शन और डिराइव क्लास का एक मेंबर फंक्शन विद पब्लिक इनहेरिट विजिबिलिटी मोड ऑफ बेस क्लास. दैट एग्जाम्पल यू कैन राइट इन व्हाट इज इनहेरिटेंस, दैट्स ऑल. और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है आपका किसमें यूज हो रहा है, प्रैक्टिकल में. Now next is virtual base class. See, this is the concept only. कई बार ये आ जाता है क्वेश्चन, बहुत कम बार है बट आया हुआ है एक आध बार. दैट इज व्हाट इज वर्चुअल बेस क्लास. अभी वर्चुअल बेस क्लास, दिस लाइन आई हैव I only draw this class. This is the example of what hybrid example ना, कि अभी जो D है it is getting it is deriving from B as well as C. Okay, but the one thing is this, that जो मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल्स हैं बेस क्लास ए के, उसके जितने भी मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन है वो किससे आ रहे हैं, वाया बी से भी आ रहे हैं एंड इट इज कमिंग फ्रॉम वाया सी. ओके, सो देयर मे बी अ चांस ऑफ डुप्लीकेसी. ओके, you can see in above inheritance B and C classes inherit the features of A. Abhi B is also having the features of A and C is also having the features of A, right? And D is derived from B and C. So there is an ambiguity error because the compiler does not understand how to pass the features of class A to class D, either using B class or C class. अभी कंपाइलर इज कंफ्यूज कि डी को जो ए के फीचर वाया बी से मिले या वाया सी से मिले. ओके, so to remove the ambiguity, you need to make the class B and class C as virtual base classes. तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, B और C को क्या बनाना पड़ेगा, वर्चुअल बेस क्लास. इमेजिनरी है कि ये इसके बेस क्लासेस हैं. अंडरस्टूड. तो वो आप कैसे बनाओगे, व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग और राइटिंग फॉर क्लास बी. तो क्लास बी जो है आपने क्या लिखा, पब्लिक वर्चुअल ए. तो
और क्लास सी को क्या लिखा, वर्चुअल पब्लिक ए। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, सिर्फ एक ही कॉपी जो है, एक ही कॉपी बी में से या सी में से एक ही कॉपी जो है डी को जाएगी। ठीक है, हमने दोनों क्लास बी और दोनों क्लास सी विच इज डिराइविंग फ्रॉम ए, वी मेड देम वर्चुअल। तो जब हम इसको इस तरह से कीवर्ड वर्चुअल के साथ डिफाइन करते हैं, तो जो भी डी में जाएगा उसका सिर्फ एक ही कॉपी जो है उसको क्या जाएगा, डी को जाएगा। ए का कुछ भी मेंबर फंक्शन, मेंबर वेरिएबल, इफ डी वांट्स टू एक्सेस, तो इट कैन बी एक्सेस वाया बी और इट कैन बी एक्सेस वाया सी, बट कंपाइलर डोंट नो कि विच पाथ शुड दैट शुड फॉलो। तो उसके लिए व्हाट दे मेड इन सी प्लस प्लस, दे मेड बी एंड सी एज अ वर्चुअल बेस क्लासेस। तो कीवर्ड ये जब हम वर्चुअल लिख देते हैं, तो उससे क्या होगा कि कंपाइलर जो है takes the necessary care to pass only one copy of the members in inherited class, regardless of many inheritance path exist between the virtual base class and derived class। तो इससे क्या हुआ कि आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन सा ही हो गया ए का डी से, कि जो भी उसको चाहिए इनडायरेक्टली उसको मिल रहा है, बट एक ही कॉपी मिल रही है, वाया बी मिलेगी या वाया सी मिलेगी, बट डी विल गेट ओनली वन कॉपी बाय मेकिंग बेस क्लास virtual। अंडरस्टूड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल बेस क्लास, जहाँ पे आपका ये जो कंफ्यूजन है कंपाइलर को कि बी से ए की वैल्यू डी को जाए या सी से ए की वैल्यू डी को भेजे, कैसे भेजे, तो कंपाइलर को क्लैरिटी लाने के लिए ओनली वन कॉपी ईदर फ्रॉम बी और सी विल सेंड बाय मेकिंग दिस क्लास वर्चुअल। तो उससे क्या होगा, दिस क्लास इज डायरेक्टली गेटिंग द value from A। Understood? So this is the example of virtual base class. So now your inheritance topic is complete. We'll start with new topic, that is polymorphism. This is also very easy, and one question is there from, two questions are there from this. The first one, what is polymorphism? Here write the difference between compile time polymorphism or runtime polymorphism। Okay, और एक ये क्वेश्चन आता है, what write the 8 rules for virtual function। write the 8 rules for virtual function। इसके ऊपर 8 फीचर्स या 8 रूल्स आपको लिखने होते हैं। तो polymorphism, as you already know, poly means many, morphism means form। तो one thing has many form। So we have two types of polymorphism, compile time polymorphism and run time polymorphism। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइल टाइम में क्या होता है कि पहले से ही स्टैटिक बाइंडिंग होती है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक बाइंडिंग और फिक्स्ड बाइंडिंग। इन दिस, कि जो भी हमने पहले कंपाइल के टाइम पे बताया है कि कितने पैरामीटर्स हम पास करेंगे, कितनी वैल्यूज़ हम देंगे, कितना स्टोरेज हम देंगे, वो सब ऑलरेडी कंपाइलर पहले से ही मालूम होता है। ओके, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग, इट इज़ फिक्स, कि एक बार आपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटिंग इफ यू हैव गिवन दैट एलोकेशन, इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। But in case of runtime polymorphism, it is not like that. It is based depending on when you create the object. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके अकॉर्डिंगली इट विल allocate the space or it will call that function। Okay, so that is runtime polymorphism, or it is also called dynamic binding। This is static binding, this is called dynamic binding और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑलरेडी देख लिया है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों इसका एग्जांपल है, वी हैव सेम फंक्शन बट पैरामीटर्स आर डिफरेंट, टाइप्स और देयर नंबर। ठीक है ना, या तो टाइप डिफरेंट होना चाहिए या नंबर। तो ये भी हम पहले से ही कंपाइलर को बता देते हैं ना कि भाई हमारे दो इंटीजर वैल्यू पास हो रहे हैं। ओके, या मतलब दो फंक्शन हमने जैसे सम ऑफ 2 इंटीजर किया है और सम ऑफ 3 इंटीजर किया, इंटीजर्स आर सेम बट
their numbers are different. एक function में 2 है और एक function में 3 है. So that is function overloading. But we have defined all the functions before execution. During the time of compilation only we have fixed the values. ठीक है, fix their allocation. तो दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम और फिक्स्ड बाइंडिंग. ठीक है, स्टैटिक बाइंडिंग. ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी इसका ही एग्जाम्पल है. उसमें भी हम बताते हैं यूनरी ऑपरेटर है कि बाइनरी ऑपरेटर है, फ्रेंड फंक्शन है कि मेंबर फंक्शन है. तो दैट ऑल्सो वी अकॉर्डिंगली वी हैव टू पासिंग द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो वो भी एक तरह से फिक्स हम बता देते हैं. बट वर्चुअल फंक्शन जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो हम ये नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल डू, that depend on virtual function. The virtual function is depend on runtime polymorphism, where it is based on the object कि किस डिराइव किसका ऑब्जेक्ट है. पॉइंटर जो है किसको, बेस पॉइंटर किस डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग दैट फंक्शन. So it will be more clear when you will do that program. So one program I have also taken for this. तो वो भी आप ऐसे कर ले, इसको कर लेना. और बोर्ड में भी ये बोर्ड प्रैक्टिकल में भी इसके बेस पे एक प्रोग्राम है. तो that also we will see. So understood what is polymorphism? Polymorphism basically it is of two types, compile type and runtime. In compile time, function overloading and operator overloading are the example of compile time, where all the uh, parameters you are giving before execution of your program. But runtime में क्या, when you are executing, that time only you are allocating the space. Okay, so you can see the difference also. So compile time polymorphism में function overloading and operator overloading are the example. In this case, overloaded member functions are selected for invoking by matching arguments both type and number. तो overloaded जो member function है, जैसे function overloading में जो overloading है, 2 integers और 3 integers वाला जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि वी हैव सम ऑफ 2 नंबर्स एंड सम ऑफ 3 इंटीजर्स नंबर और सम ऑफ 2 इंटीजर नंबर. बोथ आर इंटीजर बट देयर पैरामीटर्स आर डिफरेंट. तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कितने पैरामीटर पास किए हैं. ठीक है, तो बाय मैचिंग द आर्ग्यूमेंट, या तो उसका टाइप वो मैच करेगा या उसका नंबर मैच करेगा कि किसको बुलाना है. तो अगर मैं 3 पैरामीटर पास करूँगी तो मीन्स I have to call that function where I am adding 3 integer numbers. So this information is known to the compiler at the compile time, and therefore the compiler is able to select the appropriate function. जो हम function declaration कर देते हैं ना, prototyping कर देते हैं. प्रोटोटाइपिंग जो हम कर रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन बता रहे हैं कितने पैरामीटर पास में, तो वो सब कंपाइलर को पहले ही बता दिया ना. और जैसे ही हम रन करेंगे तो कंपाइलर के पास वो सब एलोकेशन रेडी रहेगा. तो दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक लिंकिंग. अर्ली बाइंडिंग मीन्स दैट देन ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू इट्स फंक्शन एट कंपाइल टाइम. ऐसे ही हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है. Runtime polymorphism, in this it is nice to select appropriate member functions to be invoked while a program is running. So when you are executing your program, that time only you have to select that which member function you need to invoke. So that type of polymorphism is called runtime polymorphism. So virtual function is the example of runtime polymorphism. So at runtime क्या होता है, it is known that when class objects are under consideration. तो हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं कि किस डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट करना है, सो दैट पर्टिकुलर फंक्शन वी कैन कॉल. तो इसीलिए ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं, जब रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट टाइम डिपेंडिंग ऑन कि हम किस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं, मतलब किस ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, दैट इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. So that's why it is called runtime polymorphism. So it is more clear when you see one program. So virtual function is the example of runtime polymorphism. So I show you some rules कि virtual function होता क्या है और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं.
तो वर्चुअल फंक्शन बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ मेंबर फंक्शन इन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास. अब हम क्लास फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने किया, बट आपको ये एक सेम फंक्शन है, लेट्स से डिस्प्ले, जो बेस क्लास में भी है, डिराइव्ड क्लास में भी है, 3 डिराइव्ड क्लास है. तो बेस क्लास में भी डिस्प्ले का फंक्शन है, डिराइव्ड क्लास में भी डिस्प्ले का फंक्शन है, और दूसरे डिराइव्ड क्लास में भी डिस्प्ले का फंक्शन है. तो कौन सी डिस्प्ले के फंक्शन को एक्सेस करना है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? दैट वी विल डू विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन. ओके, तो वर्चुअल फंक्शन क्या करता है? ये 8 पॉइंट्स, आई हैव रिटन 10 पॉइंट्स. ओके, any 8.4 mark question, very important question from your board point of view, आता ही है ये. तो उसमें आपको ये पूरे 8 पॉइंट्स, हाफ मार्क का एक पॉइंट है, 8 पॉइंट्स आपको लिखने ही है. तो virtual function is basically avoiding the duplication of member function in base class and derived class. इसी लाइन से आपको पता चल जाता है कि virtual function करता क्या है. ये basically क्या करता है, member function और base class में जो है और derived class में है, if they are having same name, then how it will access base class function or how it will access derived class function. So when we use same function name in both the base class and derived class, and at runtime if we call some common function with the object of derived class, then by default base class function is called. ठीक है ना, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि वी हैव डिस्प्ले फंक्शन इन बेस क्लास, we have display function in derived class d1 and we have display function in derived class d2. ठीक है, अगर d2 और d1 के ऑब्जेक्ट बनाए और बेस क्लास के भी ऑब्जेक्ट बने, या फिर अगर मैंने लास्ट d2 का ऑब्जेक्ट बनाया तो d2 डॉट डिस्प्ले करूँगी तो वो किसको बुलाएगा? ये वाले के फंक्शन को, ये वाले के डिराइव्ड क्लास के फंक्शन को, या बेस क्लास के डिस्प्ले के फंक्शन को. Understood my point that you have d1 derived class, you have d2 derived class, and you have one base class b. Okay, and you have common function, common display member function in all 3 classes. तो जब आप d2 डॉट डिस्प्ले करोगे, इफ़ यू राइट d2 डॉट डिस्प्ले इन मेन प्रोग्राम, तो ये किसको कॉल करेगा? क्या ये d2 के फंक्शन को कॉल करेगा और इट विल कॉल द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ d1? किसको कॉल करेगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट इट विल कॉल ओनली बेस फंक्शन डिस्प्ले मेंबर फंक्शन. d1 और d2 के डिस्प्ले मेंबर फंक्शन को कॉल ही नहीं करेगा. बट आई वांट डिस्प्ले फंक्शन ऑफ d1 और आई वांट डिस्प्ले फंक्शन ऑफ d2, देन कैसे कॉल करेंगे अगर सेम नेम रख दिया हमने तो? फॉर दैट वी हैव वर्चुअल फंक्शन. तो वर्चुअल फंक्शन क्या करता है? अगर मेंबर फंक्शन का नेम सेम है बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में, तो उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है. दूसरा, अगर आपने उसको वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाया हुआ, तो वो अगर डिराइव्ड क्लास से इफ यू आर एक्सेसिंग सेम फंक्शन नेम, then there it will always called base class function. A virtual function is the member function that is declared within the base class. अगर आपके पास 3 डिराइव्ड क्लास हैं d1, d2, d3 और एक बेस क्लास है b, तो d1, d2, d3 में डिस्प्ले फंक्शन है, और अगर आपको वर्चुअल फंक्शन लिखना है और बेस क्लास में उस फंक्शन की if it is not required, then also you have to write, because virtual function always return in base class. That is very important point in this, that virtual function is always return in base class. ठीक है, और बाकी जो फंक्शंस हैं उनको वर्चुअल बनाने की ज़रूरत नहीं होती. क्लियर? उसके बाद इन डिराइव्ड फंक्शन व्हेन डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल फंक्शन इज रीडिफाइंड देन वर्चुअल कीवर्ड इज नॉट यूज्ड. ठीक है, अभी आपको ये थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं, बट आप प्रोग्राम देखोगे ना तो फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएंगे. नेक्स्ट इसका पॉइंट है, in base class the virtual function should be redefined even though it is not used. अगर ये नहीं भी यूज़ हो रहा तो भी आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा.
कहाँ पर, बेस क्लास में। उसके बाद जो प्रोटोटाइप होता है, मीन्स हाउ टू राइट फंक्शन, हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन, बेस क्लास वर्जन ऑफ वर्चुअल फंक्शन एंड डिराइव्ड क्लास वर्जन ऑफ वर्चुअल फंक्शन शुड बी सेम। अभी फंक्शन ओवरलोडिंग में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, सिंस इट इज कंपाइल्ड लाइन, तो उसमें उसके आर्ग्यूमेंट्स के टाइप और उसके नंबर से वी आर डिफ्रेंशिएटिंग। बट वर्चुअल फंक्शन में ऑल फंक्शंस, ऑल मेंबर फंक्शंस, वर्चुअल फंक्शन जितने भी बनाए, जैसे डिस्प्ले की अभी हम बात कर रहे थे कि बेस क्लास में डिस्प्ले मेंबर फंक्शन, D1 में डिस्प्ले मेंबर फंक्शन, D2 में डिस्प्ले मेंबर फंक्शन। तो ऑल डिस्प्ले फंक्शन शुड बी ऑफ सेम प्रोटोटाइप, मीन्स उसमें पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, उनका नेम भी सेम होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक योर फंक्शन ओवरलोडिंग वेयर योर फंक्शन नेम इज सेम बट their parameters are different, बट यहाँ पर पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग इज सेम इन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। तो प्रोटोटाइप जो है बेस क्लास का और डिराइव्ड क्लास वर्चुअल फंक्शन का, दोनों का सेम होना चाहिए। द प्रोटोटाइप ऑफ बेस क्लास वर्जन ऑफ वर्चुअल फंक्शन एंड डिराइव्ड क्लास वर्जन ऑफ वर्चुअल फंक्शन शुड बी सेम। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, कि फिर हम एक्सेस कैसे करेंगे, हाउ वी विल एक्सेस बेस क्लास मेंबर फंक्शन, डिराइव क्लास मेंबर फंक्शन। जैसे हमारी प्रॉब्लम थी ना कि बेस में भी डिस्प्ले फंक्शन है, D1 में भी डिस्प्ले फंक्शन है, D2 में भी डिस्प्ले फंक्शन है, और हाउ वी विल एक्सेस। ठीक है, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, we will make a pointer object of base class। जैसे पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैसे होगा, एस्ट्रिक, नाम दे दो कुछ भी ए। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंटर ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, दैट विल हेल्प टू एक्सेस डिफरेंट डिस्प्ले फंक्शंस, डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बी, display function of D1 and display function of D2 by assigning the object or to this pointer object, by assigning the object of, जैसे अगर मुझे B का डिस्प्ले मेंबर फंक्शन डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले मेंबर फंक्शन बेस क्लास का एक्सेस करना है, तो मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है, एक तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, और बाद में अगर मुझे इसका डिस्प्ले मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है तो आई विल सेंड द एड्रेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बी इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ माई बेस क्लास बी, अगर मुझे इसका डिस्प्ले मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है तो मैं इसका एड्रेस इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को दे दूंगी। क्लियर, और अगर मुझे इसका एक्सेस करना है, लेट्स से इसका ऑब्जेक्ट है कैपिटल डी, तो व्हाट शुड आई राइट, एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू एम्परसेंड डी। ठीक है, तो मैं इसका जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को दे दूंगी, बेस पॉइंटर को। तो इस तरह से आई बी एबल टू एक्सेस मेंबर फंक्शन फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, I'll show you a diagram, then we will come to this point again, वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम ऑफ वर्चुअल फंक्शन। यहाँ पे मैंने एक बेस क्लास लिया है और दो डिराइव क्लास लिए हैं, डिराइव 1 एंड डिराइव 2। ठीक है, विच इज इनहेरिटिंग बेस क्लास पब्लिकली, विच इज इनहेरिटिंग बेस क्लास पब्लिकली। क्लियर, अब हम क्या कर रहे हैं, अब आप देखो इसमें आई हैव यूज कीवर्ड वर्चुअल इन बेस क्लास ओनली एंड आई हैव नॉर्मल फंक्शन वी फंक करके मैंने एक फंक्शन दिया है जो कि बेस क्लास में भी है, डिराइव में भी है और दूसरे डिराइव क्लास में भी है। ओके, आई वॉज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले ना, तो हेयर आई हैव टेकन वी फंक्शन, तो वर्चुअल फंक्शन, तो दिस इज गिवन इन बेस क्लास, this is their same prototype, you can see same prototype, no parameter, same name, same return type, void, and here also you are taking same, but
अब इसमें से किसको कॉल करना है वो कौन डिसाइड करेगा, मेन प्रोग्राम में। तो मेन प्रोग्राम पे अगर आप ध्यान से देखो, और वर्चुअल कीवर्ड कहाँ लिखना है, सिर्फ बेस क्लास में, और कहीं पे भी वर्चुअल नहीं लिखना, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर virtual function point. Now next you can see first line, see this line. Now what is the name of, मैंने एक क्रिएट किया ऑब्जेक्ट p, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। एस्ट्रिक साइन दिख रहा है यहाँ पे, तो दिस इज पॉइंटर ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, बेस क्लास, ठीक है। एंड एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी, क्लियर। तो बेस के हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। कंपलसरी पॉइंटर ऑब्जेक्ट शुड बी फ्रॉम बेस क्लास, नॉट फ्रॉम एनी डिराइव्ड क्लास। उसके बाद हमारे क्लास का नाम क्या है, डिराइव्ड वन। तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया D1, दूसरे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया D2, ठीक है। नाउ दिस इज क्लियर। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, बेस क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं अगर आपको बेस क्लास का फंक्शन एक्सेस करना है। और इधर ये लिखना ज़रूरी है, चाहे आप आगे डिराइव आगे यूज़ करो या ना करो, बट वर्चुअल फंक्शन शुड बी रिटर्न इन बेस क्लास, यहाँ होना ही चाहिए अगर आपको यूज़ करना है। अगर आपको नहीं, इसका यूज़ नहीं भी है, आगे नहीं भी चाहिए, देन ऑल्सो वर्चुअल फंक्शन शुड ऑलवेज रिटर्न इन बेस क्लास। और पॉइंटर ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, यू हैव टू मेक इट फॉर बेस क्लास एंड वन नॉर्मल ऑब्जेक्ट, एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट डिराइव्ड क्लास। अगर मुझे, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू एक्सेस, मेन तो ये है ना कि मुझे इसे एक्सेस करना है कि इसे, कि इसे, तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, बाय गिविंग एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। जैसे अभी मुझे बेस क्लास का ही मेंबर फंक्शन ये एक्सेस करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा था लास्ट स्लाइड में, पॉइंट बी, पॉइंटर इज इक्वल्स टू एम्परसेंड बी, ठीक है। तो हेयर दे दिस पॉइंटर इज नॉट रिटन, so this also statement you can write, but here I'm just sending the address to P, ठीक है। I'm just sending the address to P। यहाँ पर आप देख रहे हो एम्परसेंड बी का क्या मतलब है कि दैट आई एम सेंडिंग द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट बी टू पी, ठीक है। अब पी के पास किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट बी विच इज ऑफ बेस क्लास। तो नाउ this pointer object can access this virtual function, this is the format of accessing। एरो ऑपरेटर है ये, आप देख रहे हो बीच में एरो, दिस इज वन ऑफ, this is also an operator in C++ to access member function via pointer object। तो P is accessing this member function। तो जब आप P को एक्सेस कर रहे हैं तो ये किसको एक्सेस करेगा, इसको, क्लियर। अगर मुझे अब इसको एक्सेस करना है तो व्हाट शुड आई राइट, आई विल ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ D1 टू P। आप देख रहे हो मैंने D1 का एड्रेस P को दे दिया। नाउ इफ P इज एक्सेसिंग दिस फंक्शन तो इट विल एक्सेस नाउ दिस। इफ आई want to access this function, so what should I do, I will give the address D2 to P, right, and this will access this member function through arrow operator and then stop your program। Are you getting this point? This is called polymorphism or virtual function। अब आपको पता है ना यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं उसके हिसाब से मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है। तो दिस वी आर डिसाइडिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दैट विच फंक्शन वी शुड एक्सेस। Understand this point? So here this is the example of virtual function or runtime polymorphism where based on object address, किस object को का एड्रेस हम उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एड्रेस इट इज कॉलिंग दैट फंक्शन, clear, it is invoking that function। So this is the example of virtual function। Are you clear with this?
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट दिस प्रोग्राम। प्रोग्राम आपको बोर्ड प्रैक्टिकल में है जहाँ पर आपको टॉम बॉब करके दो नेम प्रिंट करने हैं, एक प्रिंट करना है बेस क्लास से और एक प्रिंट करना है डिराइव क्लास से। ऐसा एक क्वेश्चन है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि देयर ऑल्सो यू हैव टू डिस्प्ले फंक्शन फ्रॉम बेस क्लास एंड फ्रॉम वन वर्चुअल क्लास। तो यहाँ फ्रॉम सॉरी डिराइव क्लास। तो यहाँ पर भी मैंने वही किया। आई एक्सप्लेन अगेन, दिस इज बेस क्लास, दिस इज डिराइव वन क्लास एंड डिराइव टू क्लास विच इज inheriting base class publicly. Okay, and in this we have same function, prototype is same. ठीक है, तो अभी कौन सा फंक्शन एक्सेस होगा? अगर मैं इसको वर्चुअल नहीं लिखती और यहाँ पे सिर्फ लिख देती हूँ डिराइव d2 डॉट बी फंक्शन, तो इट विल ऑलवेज फॉलो दिस, नॉट दिस। बाय डिफॉल्ट इट विल कॉल बेस फंक्शन। ठीक है, तो अभी ये वर्चुअल फंक्शन हमने, तो वर्चुअल कीवर्ड आप कहाँ लिखोगे? सिर्फ बेस क्लास में, और कहीं पे भी मेंशन नहीं करना है। ठीक है, और इसको अगर बेस क्लास में इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू डोंट रिक्वायर दिस फंक्शन, देन ऑल्सो यू हैव टू कंपल्सरी राइट इन बेस क्लास। अंडरस्टूड? एंड now how to access all these member function from different classes. If you want to access the base class function, then you have to give address of that object to pointer object, and pointer object always of base class. So asterisk p is the pointer object and b is the normal object of base class, and two object d1 and d2 from different derived class. So if I want to access this base function, then I will send the address of B. I will refer and send the address to P, and this P will access member function via arrow operator. और अगर मुझे ये access करना है तो I will send the address of D1 to P, and I'll be access this member function from derive one. और अगर मुझे derive two का access करना है तो what I will do, I will send the address of this to P, and then I'll be access. So this will access this member function. Clear? Now you can read all the points and it will be more clear. ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन क्या करता है? इट इज़ यूज टू अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ मेंबर फंक्शन इन बेस क्लास एंड derived class. So if you have same member function in base class and derived class, तो उसको डुप्लीकेसी को अवॉइड करता है। तो अगर आपका फंक्शन नेम सेम है, if you are using same function name in both the base class and derived class, and at runtime if we call same common function with the object of derived class, अगर हम ये सब कॉमन फंक्शन को डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट किसको बुलाएगा? बेस फंक्शन के बेस के मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। क्लियर? अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन द बेस क्लास। तो मेंबर फंक्शन, इट इज़ अ मेंबर फंक्शन, बट उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? हमेशा बेस क्लास में, एंड इट इज़ रीडिफाइंड एज वर्चुअल यूजिंग कीवर्ड वर्चुअल। तो उसके आगे वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। In derived function, when the definition of virtual function is redefined, then virtual keyword is not used. तो virtual keyword की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये सारे points learn करो, रटो, मगर whatever, but this is important, very important 4-mark question. Only these points, not the program, but through program you will understand what you are writing. In base class, the virtual function should be redefined even though it is not used. If we are not using that member function which is written in base class, but to make it a virtual function, उसको वहाँ पर लिखना compulsory है। और prototype should be same for base class, virtual function and derived class. उसमें डेटा टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, आर्ग्यूमेंट कितने पास हैं, नेम क्या है, एवरीथिंग शुड बी सेम। 7 point, all virtual function can be accessed using object pointer of the base class. Now it is clear that how you are accessing virtual function using object pointer of the base class.
तो C++ determine which function is to be used at runtime based on the type of object pointed by the base pointer. यही हमने देखा कि जो भी क्लास का जिस भी डिराइव क्लास का मेंबर फंक्शन एक्सेस करना है या बेस क्लास का ही मेंबर फंक्शन इफ यू वांट टू एक्सेस देन दैट ऑब्जेक्ट जो है वो किसको देना है बेस पॉइंटर शुड बी पॉइंटेड टू दैट ऑब्जेक्ट ठीक है while a base pointer can point to any type of the derived object the reverse is not possible means you cannot create the pointer object of derived class it is always the pointer object of base class you cannot reverse it that you create the pointer object of base class and accessing pointer object of derived class and accessing base class that is not possible and they cannot be static pointer. Static member variables member function किए थे where we have same allocation for all the object which is not possible for virtual function or word for base pointer. ठीक है तो अलग अलग हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और अलग अलग ही एलोकेशन हमें चाहिए A virtual function can be friend of another class. तो जो भी virtual function है हम उसको as a friend function भी आगे use कर सकते हैं So these are 10 points. Any 8 points you can learn. You can add syntax also as a 1 point. ठीक है जो आपका एक प्रोग्राम है उसमें जो है कॉन्सेप्ट कि इस तरह से सिंटेक्स या कैसी डिक्लेरेशन है पॉइंटर ऑब्जेक्ट की वो सब भी आप एज अ पॉइंट यू कैन ऐड इन योर थियोरी पार्ट तो दैट इज़ नॉट द इशू वो भी एक पॉइंट कंसिडर हो सकता है but you should know very important question from polymorphism तो polymorphism से आपकी यही questions आते हैं virtual function का write the 8 rules of virtual function so you can write all 8 rules these और एक क्वेश्चन आता है what is polymorphism write the difference between runtime and compile time polymorphism so that you can write this diagram you can draw for polymorphism एंड यू कैन शो व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म तो ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डलता है जब आपको ये डायग्राम एग्ज़ाम में आपने आंसर शीट पे बनाया हुआ होता है क्लियर सो दिस पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो वी हैव डन